नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। शाम के 4 बज गए हैं और 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे महाकुंभ की, जहां सीएम योगी महाकुंभ के कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। दिसंबर में 25 दिन के अंदर सीएम योगी का ये 5वां दौरा है। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां साल के आखिरी दिन मुकेश नायक ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे संभल की, जहां संभल में 11वें दिन बावड़ी की खुदाई जारी है। मंगलवार को प्राचीन फूटा हुआ घड़ा और बावड़ी की दूसरी मंजिल का रास्ता सामने आया। और चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे, जहां कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी 3 साल की चेतना तक पहुंचने का इंतजार और लंबा हो गया। करीब 170 फीट गहराई में जो सुरंग खोदी जा रही थी उसकी दिशा ही गलत निकली। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। सीएम योगी महाकुंभ के कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे। दिसंबर में 25 दिन के अंदर योगी का ये 5वां दौरा है। योगी सबसे पहले नैनी में बायो सीएनजी प्लांट पहुंचे, जहां पावर बटन दबाकर प्लांट की शुरुआत की है। इससे बायो सीएनजी प्लांट में रोज 21.50 टन गैस के साथ 209 टन जैविक खाद बनाई जाएगी। प्रयागराज में घरों, होटलों, रेस्टोरेंट और मंदिरों में 200 टन गीला कचरा और हर दिन निकलता है। अब इसी कचरे से प्रयागराज नगर निगम 53 लाख रुपए सालाना कमाई करेगा। यानी जिस सब्जी, फल फूल या फिर झूठन को फेंक दिया जाता है, उसी से रोजाना अब 21,500 किलो बायो सीएनजी और 209 टन जैविक खाद बनेगी। प्लांट का शुभारंभ कर योगी संगम घाट पहुंचे, जहां पहुंचते ही मां गंगा को प्रणाम किया, फिर गंगा जल का आचमन कर घाटों पर साफ सफाई देखी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता नन्हे सिंह जुड़ गए। जी नन्हे सिंह, जिस तरीके से प्रयागराज के दौरे पर 5वीं बार पहुंचे हैं सीएम योगी, महाकुंभ की तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया, लेकिन जिस तरीके से बायो प्लांट का भी उन्होंने आज उद्घाटन किया, जरा जानकारी दें। जी हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो। चलिए, हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों को देखने के लिए सीएम योगी 5वीं बार प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने बायो प्लांट सीएनजी प्लांट की शुरुआत की है, जिससे अब गीले कचरे से खाद भी बनाई जाएगी और प्लांट की शुरुआत की है। आपको बता दें महाकुंभ की तैयारियों का सीएम ने जायजा लिया है। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता प्रयागराज से नन्हे सिंह जुड़ गए हैं। जी नन्हे सिंह, जिस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लगातार सीएम योगी ले रहे हैं, 5वीं बार यहाँ पर प्रयागराज पहुंचे हैं सीएम, साथ ही उन्होंने बायो प्लांट जो है सीएनजी उसकी भी शुरुआत की है। जी बताना चाह रहे हैं 5वां दौरा था, प्रयागराज के संगम दूसरा से जहाँ स्वच्छता का अभियान का उन्होंने आगाज किया, पूजन पाठ किया। संगम तक माँ पति पावनी माँ गंगा जमुना सरस्वती का पूजा अर्चना करने के बाद नैनी के स्थित सीएनजी प्लांट का उन्होंने वहाँ पर जो फीता काटा, वहाँ जो प्रयागराज के जो कचरे जूठन जो जिस तरह देखा जाए तो कचरे को आप वो जो है पूरी तरह से एक नया प्लांट का उद्घाटन किया। अब जो है यहाँ काफी समय में जो अभी तक लोग जो है कचरे का उपयोग करते थे, फेंक देते थे, लेकिन अब उस कचरे से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक नया प्लान लागू करते हैं। उससे लोगों को, इससे सरकार को भी फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा। जो कचरे को जो ज्यादातर यहाँ देश विदेश से ज्यादातर लोग आते हैं श्रद्धा के आस्था के कुंभ में, लेकिन देखा जिस तरह संगम नगरी प्रयागराज में 40-45 करोड़ से ज्यादा लोग आने की संभावना और सबसे बड़ी जो है स्वच्छता को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी ने दौरा कर यहाँ का अधिकारी का निगम जो है वो पूरी तरह से यहाँ तत्पर है। स्वच्छता को लेकर के लगातार जो यह प्रयास उसी स्वच्छता को लेकर के एक नया प्लांट का आज उन्होंने था, लेकिन देखा जाए तो प्रयागराज की जो कॉरिडोर है उसी तरह से बनकर तैयार है। उन्होंने कई समीक्षा पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा नगरी वो कुछ पूरी तरह से आगे पर बरकरार रखने के लिए पूरी तरह से यहाँ जो साधु संस्थों की जो भी समस्याएं होगी वो किया जाएगा। और जो
यहाँ जो आपको श्रद्धालु हैं, ये श्रद्धालुओं में कुछ वर्षा होगी जो मेन पर्व होते हैं, जैसे मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, और जिस तरह देखा जाए यहाँ जो छठ स्नान पर्व, वहाँ पे काफी संख्या में जो श्रद्धालु रहेंगे, जैसे मौनी अमावस्या होगा, कुछ बड़ पूर्णिमा है, मौनी अमावस्या तो पहला उन्होंने कहा कि मकर कला पर्व है, और 14 जनवरी को मकर पड़ेगा, मकर संक्रांति में कुछ वर्षा की तैयारी की उन्होंने जी। देखते हुए जो यहाँ जो रोड सड़क जो पूरी तरह से जो यहाँ सड़क प्लेट बनाया गया है, उसकी भी पूरी तैयारी उन्होंने किया है। और जिस तरह देखा जाए इस बार जो महाकुंभ में कई ऐसे परियोजनाएं हैं जो लगातार जो देखने को मिल रही है, और यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जमीन स्तर पर उतर करके उसकी निगरानी भी कर रहे हैं। और देखा जाए प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार उन्होंने कई ऐसे परियोजनाओं को, कई ऐसे कंपनियों को जो लगातार यहाँ आने का, और उनको जो है देखा जाए जिस तरह से संगम की तट पर जो महाकुंभ का आस्था की डुबकी होगी त्रिवेणी संगम पर, यहाँ इस बार देश विदेश से जो साधु संत आएंगे, उस साधु संतों से उन्होंने मिले, और उसके बाद साधु संतों से बात करने के बाद जिस तरह देखा जाए संगम तट से जो जमीन आवंटन की जो समस्याएं थी, वो उन्होंने बात की अधिकारियों को भी की। 5 तारीख का समय डेडलाइन दिया गया था, अब वो जो है पूरी तरह दिखती नजर आ रहे हैं। अब साधु संत है वो भी अब नाराजगी कम होती दिख रही है। और देखा जाए जिस तरह संगम तट पे जो इस बार जो कल्पवासी होंगे, जो 1 महीने का कल्पवास करेंगे, उन्होंने उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की है। चावल और गेहूं, अनाज के साथ साथ चीनी का भी व्यवस्था उन्होंने इस बार की है। जो कल्पवासी आएंगे, महीनों यहाँ रहते हैं, उनकी दिक्कतें न हो, पानी की व्यवस्थाएं किस तरह हो, ये इस बार जो है उन्होंने काफी संख्या में जो है कल्पवासियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है उन्होंने कहा। और देखा जाए जो मौनी अमावस्या मकर संक्रांति के बाद जब शिवरात्रि जो लास्ट 14-26 फरवरी को जब इस बार होता है, उसके बाद जो यहाँ कचरे होते हैं, कचरे को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त पहले अभियान चल रहा है, अभी भी चल रहा है। देखा जाए जिस तरह सीएनजी प्लांट लगाया जा रहा है, सीएनजी प्लांट के बाद अब यहाँ जो शहर है, जो श्रद्धालु है, उनको जो है लगातार जो है उनको जो यहाँ पे उनको आगंतुक किया जा रहा है कि आप लोग जो स्वच्छता का प्रतीक बनाए, तो स्वच्छ माँ गंगा यमुना सरस्वती को स्वच्छ रखें। और यहाँ जो थैले हैं उसको भी पूरी तरह से डस्टबिन बनाए गए हैं, उसमें वो डालें। और डस्टबिन के द्वारा ये जो है सीएनजी जो प्लांट है, उस पर जो है शहर के वासी हैं जो उनको भी फायदा मिले, और आप जो सरकार है उसको भी पूरी तरह से कचरा को युक्त किया। उसका जो है सबसे बड़ा ये जो है नैनी प्लांट लगाया गया वहाँ काटे। और जो देखा जाए महाकुंभ में जो टेंट सिटी बताया गया है, वहाँ उन्होंने वहाँ भी देखा। और जिस तरह टेंट सिटी का कार्य अगर देखा जाए तो यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे 5 स्टार 3 स्टार जैसे होटल इस तरह पूरी तरह वहाँ सजाया गया है। और इस तरह से महाकुंभ में जो इस बार जो आस्था की डुबकी लगाएंगे, देश विदेश से लोग आएंगे, वो जो है लगातार यहाँ ऑनलाइन बुकिंग भी स्टार्ट कर दी गई है। और जो श्रद्धालु आएंगे, श्रद्धालुओं की रहने की व्यवस्था, वहाँ खाने की व्यवस्था है। और जिस तरह देखा जाए माँ गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम के स्थान के बाद 12 किलोमीटर जो तटबंध बनाए गए, वो पूरी तरह से लंबे असर से काम तैयार चल रहा है, वो भी लगभग पूरी तरह हो चुका है। और जिस तरह जिस बार जो 30 पार्टून पुल है, वो भी लगभग 12 पार्टून पुल तैयार हो चुके हैं। आज जो एकदम लास्ट स्टेटस पे है, लगभग 1 हफ्ते का समय में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। रेलवे लाइन की जो परियोजना देखा जाए, रेलवे भी पूरी तरह से तैयारी कर ली है, पूरी तरह चारों तरफ से रेलवे की भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेलवे के बारे में भी उन्होंने कहा कि जिस तरह रेलवे ने कई परियोजनाएं घाट हैं, जिस तरह रेलवे के यात्री आएंगे 12 भाषाओं में उनकी भी जो है पूरी तरह से यहाँ अनाउंसमेंट होगा। और सभी को जो है सभी भाषाओं में उनको दिक्कतें न हो, इसके लिए भी वो जो है पूरी तरह तैयारी बना रहे हैं। देखा जाए जिस तरह सभी विभाग है उनके आपातकालीन की व्यवस्थाएं, जिस तरह देखा आपदा राहत की डेली जो है प्रशिक्षण चल रहा है, उन्होंने आगाह किया कि जितने भी सभी विभाग है आपदा राहत को उसका पूरी तरह ट्रेनिंग कर लिया जाए। रेलवे हो, सफाई कर्मी हो, या जिस तरह देखे जाए सभी विभाग भी अभी भी लगातार जो है वो अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रशिक्षण करा रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद जिस तरह देखा जाए महाकुंभ में इस बार जो जितने भी चाहे एनडीआरएफ हो चाहे एसडीआरएफ हो,
सभी की ट्रेनिंग लगभग शिफ्ट एक कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी शिफ्ट की ट्रेनिंग चल रही है। और देखा जाए जिस तरह से प्रयागराज के महाकुंभ में कई ऐसे भी इस बार जो आए हैं स्वच्छताग्राही, जो स्वच्छ भारत को लगातार जो है वहाँ भी उनकी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उनसे कैंपेन किया जा रहा है और वो लगातार जो है स्वच्छता अभियान में भी जुड़े हुए हैं। और ग्राहकों को जिस तरह यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे, श्रद्धालु के साथ जो यहाँ दुकानें आवंटित की गई है, दुकानों में पूरी तरह जागरूकता किया जा रहा है कि यहाँ डस्टबिन रखे, यहाँ जो खाने पीने की चीजें हो वो पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त हो। और प्लास्टिक मुक्त के साथ जो है यहाँ जो श्रद्धालु है उनको जो है पूरी तरह से कहीं कोई दिक्कत न आए और इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। महिला अधिकारी के साथ साथ नगर निगम भी पूरी तरह तत्परता के साथ लगी हुई है। प्रयागराज के जो नगर निगम है वो पूरी तरह से यहाँ रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं। जो क्योंकि ठंड की बहुत ज्यादा बढ़ गई, गलन और ठंड की वजह से जो लोग बाहरी से लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए रैन बसेरा, उनके रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। रैन बसेरे लगभग काफी कंप्लीट हो चुके हैं और अन्य जो तैयार है उसमें रैन बसेरों में लोग रह भी रहे हैं और उनकी आइडेंटिफाई की जा रही है। उनकी जो आईडी है उसकी आइडेंटिफाई भी की जा रही है। उसके बाद उनके रैन बसेरों में रहने के लिए व्यवस्था की जा रही है। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निःशुल्क वितरण, खाना वितरण का भी लंगर लगाने की व्यवस्थाएं में जुटे हैं और लंगर व्यवस्थाएं के साथ जो श्रद्धालु होंगे वो पूरी तरह से, जो श्रद्धालु आएंगे वो जो अगर मेले में आते हैं उनको पूरी तरह से निःशुल्क भोजन भी मिलेगा। और ये जो है लगभग जो साधु संत है, जो अखाड़े हैं, अखाड़ों के अलावा ये सरकार द्वारा एक नया पहल की जा रही है। इस बार जो देखा जाए महाकुंभ में इस बार जितने भी परियोजनाएं हैं पहले भी रिहर्सल कर चुके थे, लेकिन अब जो चल रहा है वो फाइनल स्टेज पे है और मुख्यमंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब देखा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई ऐसे परियोजनाएं हैं जिनकी स्वतः वो जो है लोगों से मिल रहे हैं, अधिकारियों से उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस तरह से कार्य चल रहा है, कितना कंप्लीट हो चुका है। और जिस तरह घाट देखा जाए जो पूरी तरह से घाट तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ जो नहाने की जो घाट जो इस बार बनाया गया है वो पूरी तरह से तैयारी में है, लेकिन कई ऐसे घाट है अभी भी काम चल रहा है। हालांकि कुछ समय बाद, एक हफ्ते लगभग अभी समय बचा है, एक हफ्ते के बाद 13 जनवरी को पहला स्नान पर्व है। इसके पहले सभी घाटों की तैयारी हो जानी चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग में वो लगभग पूरी तैयार है। कई घाट एकदम पूरी तरह बन के तैयार है। घाटों की बात किया जाए जो संधिकरण है वो पूरी तरह लगभग कंप्लीट है। कुछ घाट है जो अभी तक लाइटें हैं वो भी काम चल रही है। वहाँ स्नान जो यहाँ स्नान करने आएंगे श्रद्धालुओं को देखा जाए, जो श्रद्धालु है श्रद्धालुओं के साथ जो है नहाने के लिए बिल्कुल कह सकते हैं कुल मिला के नन्हे सिंह कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पूरी तैयारियों का जायजा लेते हुए यहाँ पर सीएम योगी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए दूसरी खबर में बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां साल के आखिरी दिन कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सरकार के एक साल के कामकाज पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि सरकार ने एक साल में जितना कर्ज लिया है उतना कांग्रेस कभी भी नहीं ले पाएगी। साथ ही मुकेश नायक ने कहा 50-50 किलो सोना सड़कों पर डला मिल रहा है, 50 साल में कांग्रेस ने कभी ये नहीं किया और कहा कि एक सिपाही के पास 500 करोड़ पैसा और सोना मिल रहा है। आइए सुनते हैं इसी के साथ उन्होंने और कुछ क्या कहा है। कांग्रेस एक साल में वो कभी नहीं कर पाएगी जो बीजेपी ने कर लिया। बाप रे, बीजेपी ने जो किया 50-50 किलो सोना सड़कों पर डला हुआ मिल रहा है, ये कभी कांग्रेस कर पाई है 50 सालों में। एक सिपाही के पास 500 करोड़ रुपए निकल रहे हैं, हम कहां से करते भैया? ये इतना समृद्ध बना दिया मध्य प्रदेश को। हर साल मोहन यादव सरकार हर महीने साल भर से 5,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा ले रही है। अरे भाई, इतनी समृद्धि हो गई है मोहन यादव के नेतृत्व में कि ये समझ ही में नहीं आ रहा कि सड़कों पर संपत्ति, सोना और पैसे किसके पड़े मिल रहे हैं। घर घर में हो गया है ये। तो जिस तरीके से आपने सुना कि मुकेश नायक ने सरकार को यहां पर घेरा है, सरकार पर सवाल खड़े किए। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता कृष्णा शर्मा भोपाल से जुड़े हैं। कृष्णा, जिस तरीके से मुकेश नायक ने यहाँ पर सरकार पर सवाल खड़ा किया, मुकेश नायक का साफ तौर पर कहना है कि सरकार कर्ज के तले दबती जा रही है। बिल्कुल, देखिए
लगातार विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। साल का अंतिम दिन ये 31 दिसंबर और आज कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि इन 50 सालों में कांग्रेस ने वो काम नहीं किए जो बीजेपी ने किए हैं। और सबसे बड़ी बात सोने की बात की, जिस तरह से एक सिपाही के घर में 54 किलो सोना मिलता है, एक बड़ी बात है। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है, भ्रष्टाचार के माध्यम से जो कर्मचारी हैं वो पैसा कमा रहे हैं, वो कांग्रेस शासनकाल में नहीं हुआ है। वहीं कर्ज को लेकर उन्होंने सरकार पर तंज कसा है और कहा कि इतना समृद्ध मध्य प्रदेश है कि 5,000 करोड़ हर महीने मुख्यमंत्री को लेना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसा है और कर्ज और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा है। बिल्कुल कृष्णा, जिस तरीके से सीएम को सवालों के घेरों में उन्होंने खड़ा किया है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीएम के नेतृत्व में जो है मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन सरकार कर्ज के तले तो दबती ही जा रही। लगातार सरकार को कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है, जो कि कांग्रेस कभी भी नहीं ले सकती। हर महीने कर्ज लेना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉक्टर मुकेश नायक ने जिक्र किया कि हर महीने 5,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है। कांग्रेस के 50 सालों का जिक्र अक्सर बीजेपी करती है। उसका जिक्र करते हुए कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कभी 50 सालों में ये काम नहीं किया है जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। हर महीने 5,000 का कर्ज कहीं ना कहीं जनता को कर्ज में डुबो रहे हैं। तो ये उनका साफ कहना है। बिल्कुल, जनता को डुबोने के बाद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक सिपाही के घर यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति निकल रही है और जिसकी जांच लगातार जारी, इसको लेकर भी इन्होंने सरकार से ही सवाल किया है। बिल्कुल, देखिए, एक सिपाही के घर में जब 54 किलो सोना 10 करोड़ रुपए नगद मिलते हैं तो ये सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कर्मचारी जिंदगी भर इतना पैसा नहीं कमाता है। उसकी सैलरी हो चाहे जिस तरह से हो, वो करोड़पति तक नहीं बन पाता है और अरबपति की बात तो छोड़िए। और यहाँ 54 किलो सोना कहाँ से आया है? कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है उसका मुद्दा डॉक्टर मुकेश नायक ने उठाया है। बिल्कुल, कह सकते हैं कि सवालों के घेरे में सरकार को यहाँ पर मुकेश नायक लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अगली खबर में हम बात करेंगे संभल की, जहां संभल में 11वें दिन बावड़ी की खुदाई जारी है। मंगलवार को प्राचीन फूटा हुआ घड़ा और बावड़ी की दूसरी मंजिल का रास्ता सामने है। इससे पहले दूसरी मंजिल और इसके सभी गेट दिखाई दिए थे। अभी दूसरी मंजिल सामने आने में कई दिन लग सकते हैं। बावड़ी में बने कुएं की भी तलाश की जा रही है। बावड़ी की पहली मंजिल देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बावड़ी अपने समय में कितनी भव्य और विशाल रही होगी। पुलिस व पीसीएस का पहरा बढ़ा दिया गया है। बाहरी लोगों के बावड़ी परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। वहीं शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 20 राजमिस्त्री और 45 मजदूरों को लगाया गया। चौकी की दीवारें 10 फीट ऊंची उठ चुकी हैं। बता दें कि इससे पहले सोमवार को समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन नेता प्रतिपक्ष विधानसभा माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में संभल पहुंचा था और 24 नवंबर को हुई हिंसा में मारे गए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के चेक वितरित किए थे। डेलीगेशन ने डीएम एसपी से भी मुलाकात की थी। अब चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता रामपाल सिंह जुड़ गए हैं संभल से। रामपाल, जिस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि संभल में खुदाई जो चल रही है उसमें लगातार नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। फिर से यहाँ पर एक बावड़ी का दूसरा गेट भी सामने आया है, जिसको लेकर अब फिर एक नया यहाँ पर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल वैशाली, मैं बता दूं, संभल में एक से एक बढ़कर जो नए नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप और 52 सराय। तो इस तरीके को देखते हुए जो संभल जिला प्रशासन ने कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनकी जिला प्रशासन ने खोज की है। उसमें 4-5 की जो है निर्माण कार्य की जो जीर्णोद्धार करने की भी जिला प्रशासन ने बात कही है। तो ऐसे में ये लगाया जा रहा है कि जो संभल की जो चंदोसी है ये काफी प्राचीन बावड़ी है। तो ये जो 400 वर्ग फीट में जो बावड़ी बताई गई है, जबकि इसका जो खाली प्लॉट पड़ा था जिसमें पहले खुदाई कराई गई थी तो वो 200 वर्ग फीट ही था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 200 वर्ग फीट में। उसके उपरांत जब बावड़ी की जो खुदाई जिस तरीके से दर प्रतिदिन जो जिस तरीके से जेसीबी और मजदूरों द्वारा की गई,
तो वहां पर जो पहली मंजिल की खुदाई तो पूरी कर ली गई है। अब उसमें ये निकलकर सामने आया है कि जो मकान बने हुए हैं, जैसे भूमाफियाओं ने उनको मकानों जो उनकी प्लॉटिंग करके उस जगह की, तो उसको बेच दिया गया, उसकी प्लॉटिंग कर दी गई। तो उसके बाद जो लोग हैं वहां पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था, वो एक खाली प्लाट पड़ा था। अब उसमें यह निकलकर सामने आ रहा है कि अब वो मकान है, अब उन पर किस तरह की प्रशासन कार्रवाई करता है, तो उसकी जो परत दर परत जो है खुलती नजर आ रही है बावड़ी की। ऐसे में जिला प्रशासन अब क्या कुछ निर्णय लेता है, अभी उसकी जो एएसआई टीम भी है वो स्ट्रक्चर की जगह लगातार पहुंच करके कई बार वहां पर एएसआई की टीम लगातार पहुंच रही है। देखिए वैशाली, तो वहां जो एएसआई की टीम ये जांच पड़ताल कर रही है, आखिर ये जो इसकी मतलब उसकी पूरी जो तय है उसकी तह तक जाना चाहती है। अब दूसरी मंजिल, अब 11वां दिन है आज, तो दूसरी मंजिल की जो खुदाई है, दूसरी मंजिल पर जो पहुंच चुकी है, पहली मंजिल की खुदाई पूरी हो चुकी है। तो ये आप अंदाजा ही लगा सकता है कि कितनी प्राचीन, कितनी भव्य और दिव्य तरीके से ये बावड़ी हो सकती है। क्योंकि यहाँ रानी की बावड़ी थी, यहाँ महिलाएं स्नान करने के लिए आती थी, रानी की सेना भी आकर के रुकती थी, क्योंकि जंगल कभी बिहड़ इलाका हुआ था, जंगल यहाँ पर खेती बाड़ी हुआ करती थी। तो इस तरीके से अब वहीं जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के ठीक सामने जिस तरीके से पुलिस चौकी का निर्माण कार्य कराया जाए, तो ऐसे में देखिए ये बहुत कटी ठंड पड़ रही है, जिसको कहते हैं बिल्कुल शीतलहर जो पड़ रही है। तो इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं जामा मस्जिद की सुरक्षा और वहां पर जो व्यवस्था को लेगी है, जिस तरीके से वहां पर जो पर्यटक आना स्टार्ट हो गए हैं, पर्यटक जो दूर दराज से आ रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था लाजमी है। जिस तरीके से 24 तारीख को हिंसा हुई थी वो एक खौफनाक हिंसा थी, तो संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई है उसके बाद में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाते हुए वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाते हुए, वहां देखिए इस तरीके से ठंड में कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो वैशाली इसमें ऐसे में ठंड में बाहर तो नहीं रह सकता ना। तो उस तरीके से वहां जिला प्रशासन ने अपने ठोस कदम उठाए, उनकी भी रक्षा करते हुए जिस तरीके से वहां पर एक चौकी का निर्माण खाली प्लाट में कराया है। वहीं कुछ लोग सामने आ गए हैं कि हमारी जमीन है, हमारा जो धर्म, जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो सामने आ गए हैं। उन्होंने भी अपना दावा ठोक दिया है कि उससे पहले जिस तरीके से उस दिन जो पहले खुदाई चल रही थी, तो उस दिन मुस्लिम पक्ष लोगों ने अपना दावा ठोक दिया था कि ये हमारी निजी संपत्ति है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वहीं उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि ये सरकारी संपत्ति है, राजस्व विभाग की टीम ने अभिलेखों में जब इस तरीके से जांच पड़ताल में की गई, तो उसके बाद में अब हिंदू धर्म के लोगों ने वहां पर दावा ठोक दिया है कि यहाँ पर जो है हमारे जो पूर्वज थे वहां पर पूजा अर्चना करते थे, यहाँ पर जो मुस्लिम लोगों ने यहाँ पर कब्जा जमा लिया, हमें पूजा नहीं करने दी, तो हमें पूजा की अनुमति दी जाए। ऐसे में ये जो प्रशासन है, प्रशासन ने अपना जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से देखते हुए वैशाली यहाँ पर जो चौकी बनाने का निर्णय लिया है। अब तक ये जो 10 फीट के करीबन ये चौकी की जो दीवारें हैं खड़ी कर ली गई हैं। ऐसे में काफी ARF, RRF और काफी संख्या में महिला पुलिसकर्मी और स्थानीय पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं। बिल्कुल। अब वहीं अब बात आती है कि जो सपा का जो डेलीगेशन जो 11 सदस्यीय कल संभल पहुंचा था, उसमें जो सपा सांसद है वर्ग जो संभल से सांसद हैं, वो भी आज जो हिंसा हुई थी उसके बाद में आज कल पहली बार वहां पर पहुंचे थे। ऐसे में यहाँ पर उन्होंने अपने बचाव के लिए मीडिया पर बड़ी सवालिया निशान खड़े किए हैं, क्योंकि देखिए जो दंगाई थे उन पर जिस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई करती है, तो सपा का पहला वो रहा है कि सपा ने ये पहली वो तो नहीं रही है। सपा ने जो भूमाफिया और जो इस तरीके के लोग होते थे, लोगों पर अत्याचार करते थे, लोगों को परेशान करते थे, उनको संरक्षण देने का सपा ने काम किया है, चाहे वो कोई भी हो। तो अब सपा ये साफ देखा जा सकता है वैशाली की सपा किस तरीके से जो दंगाई थे उनको 5-5 लाख रुपए, जो दंगा में मारे गए उनको 5-5 लाख रुपए का चेक भी वितरित किए हैं उसमें। अब उनके लिए उनका संरक्षण देने भी कार्य कर रही है। अब ऐसे में विवादित बयान पर सपा जो सांसद हैं उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ऐसे में उनसे जो पुलिस है पूछताछ भी कर सकती है। जी वैशाली, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए रामपाल। और चलिए चौथी और आखिरी खबर में हम बात करेंगे कोटपुतली की, जहां कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी 3 साल की चेतना तक पहुंचने का इंतजार और लंबा हो गया है। करीब 170 फीट गहराई में जो सुरंग खोदी जा रही थी उसकी दिशा ही गलत है। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल का कहना है कि अब तक बोरवेल को ट्रेस नहीं किया जा सका। हालांकि कोशिश जारी है और टीमों ने हिम्मत नहीं हारी। बीते 4 दिन से 6 जवानों की टीम 10 फीट तक सुरंग खोदने का काम कर रही है, लेकिन
अब तक अधिकारियों का कहना था कि अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होना और पत्थरों के कारण परेशानी आ रही है। हालांकि गलत दिशा में खुदाई की जानकारी ने फिर से अधिकारियों की प्लानिंग पर सवाल खड़े कर दिए और इससे पहले कलेक्टर और एनडीआरएफ ने चेतना के जल्द बाहर निकलने का दावा किया था। इस उम्मीद में परिवार दिन भर बोरवेल के पास ही इंतजार करता रहा। बता दें कि किरतारपुरा के बड़ियाली की डाणी की चेतना 23 दिसंबर को खेलते हुए बोरवेल में गिर गई थी। इसके बाद से वह भूखी प्यासी है और करीब 120 फीट की गहराई में फंसी हुई है। और चलिए इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।